के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुबह बनारस क्लब ने उठाई मुफ्तखोरी की राजनीति बंद करने की आवाज। कहा, नहीं बंद हुई मुफ्तखोरी तो देश की हालत हो जाएगी श्रीलंका जैसी। रामनवमी पर जेएनयू में हुए बवाल की आंच पहुंची काशी। एबीवीपी के बीएचयू इकाई के सदस्यों ने सिंह द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन। स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव के मतगणना की तैयारियां पूरी, 4 चक्रों में मतगणना होगी संपन्न। और बड़ालालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के हाथों विद्यार्थियों में स्मार्टफोन का हुआ वितरण। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव जीतने के लिए जनता से लोक लुभावने वादों के तहत मुफ्त में चीजें बांटने के कार्य से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। यह बातें सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने मैदानी चौराहे पर प्रदर्शन करके कही। देश प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस प्रकार से आज की राजनीति में वोटरों को लुभावने के लिए लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आर्थिक दृष्टिकोण से उसके गंभीर परिणाम को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में लोक लुभावने सपने दिखाने वाली पार्टियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदानी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि केवल शिक्षा, न्याय और इलाज के अलावा जनता को कुछ भी मुफ्त मत दो। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमजोर बनाती है। सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक दल जिस तरह से लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करते हैं, उसके कारण न सिर्फ आम आदमी को दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है। आज श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके लिए काफ़ी हद तक ऐसे ही लोक लुभावन योजनाएं जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत के कुछ राज्य भी श्रीलंका के राह पर चल रहे हैं। वक्त रहते उन्हें न रोका गया तो फिर भारत के वह राज्य भी श्रीलंका की तरह आर्थिक तंगी के शिकार हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव में लोक लुभावने वादों की झड़ी लगी है, यह पता किए बिना कि राज्य की स्थिति क्या है। सत्ता पर काबिज होने के लिए बिना राज्य की स्थिति जाने लोक लुभावने वायदों का पिटारा खोल दिया जाता है, जबकि वह राज्य पहले से ही आर्थिक रूप से गंभीर स्थिति में होते हैं। ऐसे ही लोक लुभावने वादों को पूरा करने के चक्कर में उन राज्यों की हालत श्रीलंका की तरह हो सकती है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। श्रीलंका और भारत के कुछ राज्यों की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर ज्यादा कर्ज है। हमें नई रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन केंद्र पर भारी बोझ आएगा, जिसका नुकसान पूरे भारत को होगा। कुछ राज्यों में सब कुछ मुफ्त की रेवड़ियों के तहत मुफ्त बांटने की होड़ मची है और ऐसे में उन्हें रोका नहीं गया तो ऐसे हालात हो सकते हैं जैसे श्रीलंका के हो चुके हैं। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली जैसे अन्य कई राज्यों में जिस प्रकार से बिजली फ्री, पिछला बिल माफ, महिलाओं को हर महीने पेंशन तथा नाना प्रकार के प्रलोभन देने वाले घोषणाओं से राजस्व की हानि हो रही है, वह आने वाले दिनों में देश के लिए आर्थिक रूप से गंभीर चुनौती साबित होगा, जिसका खामियाजा देश की सारी जनता को भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंद कुमार टोपीवाले, प्रदीप गुप्त, चंद्रशेखर चौधरी, सुमित सर्राफ, पारसनाथ केसरी, भैयालाल यादव, डॉक्टर मनोज यादव, पप्पू रस्तोगी, राजेश श्रीवास्तव, बीडी गुजराती, विजय वर्मा सहित कई लोग शामिल थे। तेल में वृद्धि, गैस सिलेंडर में वृद्धि, कहाँ से अपना ये चीजें सही है? ये सब मुफ्त की राजनीति की वजह से ये बढ़ती जा रही है। आम जन को राहत देने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ डाला जा रहा है। अगर ये सब मुफ्त की राजनीति बंद हो जाए तो इन पर अंकुश लगना स्वाभाविक है। कौन सी पार्टी और कहाँ पर? हर पार्टी की बात कर रहे हैं, किस किस पार्टी का नाम ले? हर पार्टी ये लोक लुभावने वादे दे रही है, तो सभी पार्टियों से निवेदन है कि ऐसे वादे करना बंद करें। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की महंगाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई के 2-3 कारण होते हैं। हमारा विदेशों के ऊपर भी आश्रित बहुत सी चीज़ें, चाहिए ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो ऐसा नहीं कि अगर जैसे अभी युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है तो उसकी वजह से हमारा कुछ चीज़ें हमारे पास आने जाने में जो दिक्कत है, तो जो क्राइसिस आई हैं, तो सारे देश को ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अगर किसी एक देश में अगर जो घटना होती है वो सारे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। ये उसी का असर है। एक भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के विरोध कर रहे हैं आज है। नहीं, एक्चुअली देखिए, योगी का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। किसी का कोई विरोध नहीं है। हमारा ये बस जन जागरण है जनता के प्रति, कि जनता जागरूक हो। जो लोक लुभावने वादे लोग करते हैं उनसे वो सावधान।
9 अप्रैल को वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 12 अप्रैल को पहड़िया मंडी में होगी। स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वाराणसी सीट पर मतदान हुए। 3 जिलों के 26 बूथों पर कुल 98.52% मतदान हुआ था, जिसमें सर्वाधिक चंदौली जनपद में हुआ। मतदान के बाद 12 अप्रैल को मतों की गणना के बाद परिणाम आएगा। वाराणसी की पहड़िया मंडी में होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के अनुसार 4 चक्रों में मतगणना संपन्न होगी और परिणाम शाम 5 बजे तक आ जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी पद के चुनाव की मतगणना पहड़िया स्थित काउंटिंग स्थल पर 12 अप्रैल को होगी। काउंटिंग का समय सुबह 8 बजे से है। 8 टेबलों पर मतगणना का कार्य होगा। 1 टेबल पर प्रेक्षक बैठेंगे और 2 टेबल पर कंप्यूटर लगाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाटा तुरंत अपलोड किया जाएगा। रणविजय सिंह ने आगे बताया कि हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, इसलिए 4 चरणों में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी को 11 अभिकर्ता के लिए पास जारी होगा। शाम 5 बजे तक परिणाम आ जाएगा और पूर्व की तरह ही विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगा। 12 अप्रैल को मतगणना पहड़िया मंडी में होगी। इसका जो समय है वो 8 बजे प्रातः शुरू होगा और मतगणना समाप्ति तक चलेगा। इसमें कुल जो है 8 टेबल लगाए गए हैं। 8 टेबल पर मतगणना होगी। 1 आरओ की टेबल है। इस प्रकार जो हमारे प्रत्येक कैंडिडेट को हम लोगों ने 11 आदमियों का पास इशू कर दिया है, जिसमें से 8 मतगणना टेबल पर, 1 आरओ टेबल पर और 1 रिलीवर होगा और 1 खान पान व्यवस्था के लिए है। बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल की किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? कोविड प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हाल हम लोगों ने लिया है और स्पेसिंग पर्याप्त है और कोविड के जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई। कौन कौन से जिला वाराणसी में काउंटिंग यहाँ इस स्थानीय प्राधिकारी में 3 जिले हैं, वाराणसी है, चंदौली है और भदोही। कितने प्रत्याशियों की सब काउंटिंग? कुल 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच जिन्होंने कंटेस्ट किया हुआ है, उन्हीं की मतगणना। जेएनयू में रामनवमी में हुए बवाल को लेकर सोमवार को बीएचयू सिंह द्वार पर एबीवीपी सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रामनवमी पर जेएनयू में हुए बवाल को लेकर सोमवार को एबीवीपी के सदस्यों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जेएनयू में रामनवमी का पूजन करने वाले छात्रों के साथ वामपंथियों ने मारपीट किया। एबीवीपी ने मांग किया है कि छात्रों पर हमला करने वालों और रामनवमी पूजन में विघ्न पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। एबीवीपी की बीएचयू इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली और कर्नाटक में रामनवमी पर वामपंथी विचारधारा के संगठन वालों ने पूजा पाठ और शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर हमला किया। इसी के विरोध में हम आज दिल्ली पुलिस और कर्नाटक सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर हमला करने वाले उन सभी वामपंथियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जाए। कि आस्तीन का सांप किसे कहते हैं, जो इसी देश में रहते हैं, यही खाते हैं और पीते हैं और हिंदुत्व का विरोध करने के लिए परस्पर खड़े रहते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जेएनयू में कल रामनवमी का आयोजन किया गया पूजा पाठ का, लेकिन वहाँ रहने वाले वामपंथी लोग जो जहरीले हैं, जिनके अंदर जहर इतना भरा है कि देश का विरोध करने के लिए निम्नतर स्तर तक जा सकते हैं, उन देश विरोधी लोगों ने आम विद्यार्थियों को जो जेएनयू में एक शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए जाता है, उन विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने का प्रयास किया जाता है और उनको घायल किया जाता है। आज विद्यार्थी परिषद यहाँ इस मांग के साथ खड़ी है कि उन सभी द्रोहियों को और उन सभी जितने लोग आतंकियों की तरह हरकत किए हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी मांग के साथ आज विद्यार्थी परिषद यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। देश भर में ऐसी घटनाएं कल विभिन्न स्थानों पर घटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में भी यही घटना घटी है। इन सभी घटनाओं को नजर में रखते हुए आज महामना की बगिया जो हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, जो हिंदुत्व की अलग को लेकर आगे बढ़ती है, उसके सापेक्ष में आज विद्यार्थी परिषद यहाँ खड़ा होकर ये मांग। जीवनदीप महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आज के डिजिटल युग में तकनीकी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण है।
जो न केवल सीखने की प्रक्रिया को आसान बना रही है बल्कि आज शिक्षा का प्रभावी माध्यम भी साबित हो रही है। योगी सरकार की नीतियों को जन उपयोगी बताते हुए डॉक्टर मिश्र ने कहा कि निस्संदेह आज उत्तर प्रदेश के युवाओं और महिलाओं का पूरा विश्वास हासिल है और इसी विश्वास की देन है कि आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत तेजी से विकास की योजनाओं को वास्तविक पटल पर ले आ पाने में सक्षम हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना के बाद उपजी स्थितियों ने शिक्षण व्यवस्था को ऑनलाइन मोड में लाकर रखा है। ऐसे में यह राज्य सरकार का बेहद प्रशंसनीय कदम है, जिससे विद्यार्थी स्मार्टफोन व टैबलेट पाकर बदलते शैक्षणिक परिवेश से परिचित हो पाएंगे। स्मार्टफोन व टैबलेट के सही इस्तेमाल पर जोर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को भी इन उपकरणों की सही जानकारी के साथ साथ इसके इस्तेमाल की भी समुचित जानकारी होनी चाहिए। याद रखिए, यह तकनीकी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इस मौके पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि आज के इस डिजिटल युग में सरकार का यह पहल निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बताया कि यह डबल इंजन सरकार की देन है, जिससे विकासात्मक योजनाएं समाज के अंतिम कड़ी तक पहुंचने में सफल हुई हैं। प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए बताया कि तकनीकी का विकास जहां एक तरह वरदान है, वहीं तकनीकी का नकारात्मक इस्तेमाल अभिशाप भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सकारात्मक इस्तेमाल की नसीहत दी। नोडल डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए बताया कि आज बीएड, बीजेएमसी एवं बीसीए के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बदलते शैक्षणिक परिवेश में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण योजना निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में मील का पत्थर साबित हो गया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी, डॉक्टर वीणा पांडे, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर पायल, डॉक्टर दल सिंगार प्रजापति, विक्रम प्रताप सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, डॉक्टर रवीश कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार के साथ महाविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना के काल में जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दुश्वारियां हुई, उन सबको देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बच्चों के लिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के लिए एक बड़ी महती योजना सोचा कि उन बच्चों को जिनकी पढ़ाई बाधित हुई स्मार्टफोन के चलते, पीजी के बच्चों को टैबलेट देकर उनके जीवन को इस जो आधुनिक पढ़ाई है उससे जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा कि वादा किया था उस हिसाब से बच्चों को, जो है पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का प्रोग्राम बनाया है। उसी कड़ी में आज जीवनदीप परिसर में भी बच्चों को टैबलेट जो है बांटा गया और स्मार्टफोन जो है बांटे गए। इस सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री आयुष विभाग के श्री दयाशंकर मिश्र जी खुद आए थे और उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को बांटा और उन्होंने कहा, उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि इसको इस्तेमाल करके दुनिया की सारी सूचनाएं जो है इस पर हैं, सारी पढ़ाइयाँ जो है इस पर हैं। हमें लगता है कि इसको उपयोग करके बच्चे जो है अपना जीवन जो है अच्छा बनाएंगे और जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने सपत्नीक गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य सपत्नीक काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध दैनिक मां गंगा की आरती में सपरिवार शामिल हुए व मां गंगा की आरती देख मंत्रमुग्ध हुए। लगभग 1 घंटे तक अभिजीत भट्टाचार्य घाट पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की आरती तस्वीरें भी खींची व सेल्फी भी ली। गायक अभिजीत को देख श्रद्धालुओं ने भी खूब सेल्फी ली। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने प्रसाद व अंगवस्त्रम से उनका स्वागत किया। तो मुझे बाबा ने बुलाया, काशी विश्वनाथ ने मुझे बुलाया, भैरवनाथ जी के मंदिर ने मुझे बुलाया, घाट की आरती में मुझे बुलाया। ये आरतियाँ मैं सोशल मीडिया में और टीवी में देखता रहता था, तो मैं सोचता था कितना भव्य होगा। देखिए, एक होता सात्विक, एक होता धार्मिक, एक होता है मन से। लेकिन आज मैंने जैसा ये जो आरती देखी, तो ये कैसे संभव है इस तरह से, ये शायद देखने को इसको क्या रूप है, इसको क्या शब्द दूर समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज अगर आ जाऊं शाम को। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में शामे बनारस कार्यक्रम में पंकज उदास ने अपने गजलों और चिट्ठी आई है सरी के गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाराणसी के सिगरा स्थित इंटरनेशनल रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शाम में बनारस कार्यक्रम में पहुंचे पंकज उदास ने अपनी गजल के माध्यम से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। रात करीब 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होने के बाद एक के बाद एक गजल पंकज ने गाए। कार्यक्रम का शुभारंभ मीराबाई की भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो से किया गया। रात 11 बजे तक चले कार्यक्रम में उन्होंने श्रोताओं को एक से बढ़कर एक भजन और गज़ल को सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। इन बेहतरीन नगमों को भी सुनाया। इसके बाद उन्होंने अपने चुनिंदा गज़ल निकलो ना बेनकाब जमाना ख़राब है, उसके बाद न फूल चढ़ाऊँ न माला चढ़ाऊँ, ये गीतों की गंगा मैं तुझको चढ़ाऊँ, मेरा सुर सजे ये वरदान मांगूँ, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल सहित तमाम नगमे पंकज उदास ने प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर प्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री पंकज उदास ने कहा कि काशी मोक्ष की नगरी है और जहां काशी विश्वनाथ धाम हो तो वहां रहने वाले लोग धन हैं। जो बाबा के करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। भगवान राम कभी भी स्त्री व पुरुष में भेद नहीं करते थे और समाज में व्याप्त ऊंच नीच का भेद भी नहीं करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगाया। हमारी कामना है कि देश आगे बढ़े। तो ही अद्भुत अनुभव इसलिए रहा कि 2 साल कोविड के जो गए उसमें हर कोई शख्स जो है वो हैरान परेशान हो गया और ऐसे समय में समय से बाहर निकल के जब आज सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तो ऐसा लगा कि उसी की मेहरबानी है कि जिसकी मेहरबानी से हम चल रहे हैं। और कल शाम जो कार्यक्रम में मैंने देखा लोगों का प्यार और लोगों का उमंग जो मैंने देखा कल कि जितने लोग ऑडिटोरियम में थे उससे दुगना ज़्यादा लोग बाहर खड़े थे, तो ये बाबा की मेहरबानी है। और उसके अलावा मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो काशी कॉरिडोर बना के जो भावुक और जो दर्शक लोग हैं वो जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए इतना काम आसान कर दिया कि आज आप बाबा के दर्शन कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ इस विकास के। लावारिस व आश्रय विहीन लोगों का सहारा अपना घर आश्रम को 100 बेड का नया महिला वार्ड मिला। लावारिस और असहाय लोगों के आश्रय स्थल अपना घर आश्रम को 100 बेड का नया महिला वार्ड मिला है। रविवार को महिला वार्ड का लोकार्पण मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपना घर आश्रम के संस्थापक विनोद गोयल ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आश्रम के कार्यकारिणी अध्यक्ष ओंकार नाथ उपाध्याय ने किया। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के निरंजन ने कहा कि अपना घर आश्रम के मूल प्रेरणा स्रोत डॉक्टर BM भारद्वाज का संबोधन प्रेरणादायक रहा। इस मौके पर डॉक्टर कात्यानी ने उपस्थित विशिष्ट जनों को आश्रम की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। ऐसा करता है तो प्रोटीन करता है। जिस प्रकार से मेरे को एहसास हुआ यहाँ पर जो देवी देवता के रूप में आश्रम के शरणीय लोग हैं यह वास्तव में भगवान के रूप में यहाँ पर मूर्ति के रूप में जो इनके सेवादार हैं यह सब मंदिर के प्रधान पुजारी डॉक्टर साहब उनका पूरा परिवार यह यहाँ पर पुजारी के रूप में काम कर रहा है। यह भी सच है कि जीवन है तो जीता है और जीवना के साथ साथ प्रेम चाहिए। अपना घर आश्रम में असहाय लावारिस निराश्रित लोगों को लाया जाता है या जिन किसी माध्यम से जब वो आते हैं तो उनकी सेवा की जाती है। सेवा करने के पश्चात जब वो ठीक हो जाते हैं फिर उनके घरों तक उनको पहुंचाया जाता है। यही हमारा मुख्य। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारा 300 बेड का बेड है। इस समय 200 प्रभु जी लोग हमारे बीच में हैं। 100 बेड का आज उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल जी ने किया है। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र सिंह, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी आदि लोग थे। 100 बेड और हमारा तैयार हो गया है महिलाओं के लिए। कुल आज के डेट में 180 प्रभु जी लोग हमारे बीच में हमारे अपना घर आश्रम में। महमूदगंज स्थित चौरसिया लॉन में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में महमूदगंज स्थित चौरसिया लॉन में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। आए हुए अतिथियों का स्वागत त्रिलोकी रूपानी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना व इष्टदेव झूलेलाल साईं की भव्य आरती से हुआ। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर सिंधी संस्कृति की झलक दिखी, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति के साथ ही नवरात्रि पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में लगभग 200 समाज की महिला, पुरुषों और बच्चों ने भागीदारी किया, जिसका सफलतापूर्वक समारोह चंद पजवानी, सुरेश वहाया, जय लालवानी, दिलीप इसरानी ने किया। इस अवसर पर वाराणसी में रहने वाले सभी सिंधी भावी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति में सिंधु विकास समिति, ऊर्जा, सिंधी युवा समिति, इस्माइल परिवार सिंधी सेवा समिति, SVD मंडल, SAR मंडल, SVS मंडल, SSD मंडल सहित विभिन्न पंचायतों की समितियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस रंगारंग शाम में प्रमुख रूप से सेंट्रल पंचायत के संरक्षक S कुमार,
हासानंद बदलानी, नानक चंद वाधवानी, कार्यकारी अध्यक्ष व्यापारी मल, कार्यकारी महामंत्री श्याम खेमानी सहित दिलीप तुलसियानी, प्रकाश राम रत्यानी, अशोक तलरेजा, रमेश लालवानी, मोतीलाल खट्टर, सुरेंद्र लालवानी, दिलीप मोटवानी, सुमित धमेजा, ललित सर्राफ, मनोज लखवानी, राज चांगरानी रहे। वर्ष अपने आराध्य देव पूज्य झूलेलाल जी की जयंती सिंधी समाज बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है। ये सिंधी समाज के लिए एक गर्व की बात है। ये झूलेलाल जयंती सप्ताह चल रहा है। अभी आप पीछे देखे होंगे 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती थी। उसी उपलक्ष्य में आज 10 तारीख को सिंधी मेला, झूलेलाल जयंती सप्ताह के अवसर पर आज झूलेलाल मेला या चौरसिया लान में हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। एक से एक आकर्षक झांकियाँ, एक से एक आकर्षक बच्चों का कला दिखाई देगा आपको यहाँ पर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।